फाइनेंस बिल बेसिकली टैक्सेशन से संबंधित होता है कि टैक्स कौन सा लगता है, कौन छूटता है और क्या होता है। अगर ये बजट देखें और जो सरकार ने प्रपोज किया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा है कि सैलरीड क्लास, मिडिल क्लासेस, कॉमन आदमी से एक एक रुपया ले लिया जाए किसी ना किसी टैक्स में, और जितने अमीर लोग हैं इस मुल्क के उनको छोड़ दिया जाए, उनको छूट दे दी जाए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे ये केंद्र सरकार, अब इनकम टैक्स ले लें, इनकम टैक्स देखें, चाहे टोटल अमाउंट देख लें चाहे परसेंटेज देख लें, इनकम टैक्स वो टैक्स है जो इंडिविजुअल्स पे है। ये 19% है टोटल टैक्सेस का, कारपोरेट टैक्स 17% है। क्यों जी? इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया? अच्छा, कारपोरेट टैक्स की ग्रोथ आपके 10 सालों में 2.3% हुई है, 4.28 लाख करोड़ से 10.2 लाख करोड़, और जबकि इनकम टैक्स पे आप लोगों को टैक्सेस इंक्रीज हुए 4.5% पर एनम इन द सेम पीरियड, फ्रॉम 2 लाख करोड़ टू 11.8 करोड़। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कारपोरेट टैक्स 3.4 से 3.1 हो गया और इनकम टैक्स 2.1 से 3.5 हो गया। तो आप तो हर तरीके से इंडिविजुअल वाले टैक्स को ऊपर कर रहे हो, कारपोरेट टैक्स को नीचे ला रहे हो। तो ये तो फिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट है कि जो इंडिया के 1% अमीर हैं उनके पास 22% इनकम और 40% वेल्थ 1% के है पिछले आपके 10 साल में हुआ। आप देख लो कि आप लोग क्या कर रहे हो। मैं इनकम टैक्स की कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि आप लोगों ने किया क्या है। देखो, बहुत सारी चीजें डिडक्शन थी, सरचार्ज पे होती है, फलाना होती है। मैडम वित्त मंत्री बैठी है, 5 करोड़ से ऊपर वाली इनकम का सरचार्ज 37% से 25% कर दिया, बाकी तो किसी का कम नहीं किया। तो इसका मतलब जो हायर इनकम है उनको आप फायदा कर रहे हो। अच्छा, जितनी एग्जेम्पशंस थी 80C में, वो 1.5 लाख होती थी जो ओपन इंश्योरेंस और फलाना फलाना करते थे, सारी खत्म कर दी। एक 25,000 का फायदा दिया है कि नए टैक्स रिजीम में 50,000 की बजाय 75,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट वाला, HRA पे, हाउस लोन पे बहुत सारा इंटरेस्ट वेवर मिलता था, 1 लाख 2 लाख, वो सारा खत्म कर दिया। आप लोगों ने एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वाला जो डिडक्शन होती थी वो खत्म कर दिया, मेडिकल इंश्योरेंस वाला खत्म कर दिया। तो कौन सी चीज छोड़ी है? FDI जो बाहर से आ रहा, कारपोरेट ला रहा, उसको आपने कम कर दिया। तो हर चीज पे तो आप वो वाला काम कर रहे हो किसी भी हालत में। अच्छा, 80 साल की जिनकी उम्र है उनको बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट होती थी पहले रिजीम में 5 लाख, आपने वो 3 लाख कर दी। क्यों? बूढ़ों को क्या भाई नाराज किया? अपन सब लोगों को बूढ़े होना है। मेरा तो वैसे वित्त मंत्री जी को एक सुजेशन है। देखो, 70% आपके ITR नील वाले होते हैं, 2% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन टैक्स दे रही है। ये 5 लाख तक वाली इनकम वालों को, लोगों को छोड़ दो, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उसी से पब्लिक कंजम्पशन बढ़ेगी, इस मुल्क में गरीबी कम होगी। आप मेरा ये सुजेशन मान लीजिए। अब अपन अगर आगे बढ़ते हैं
इतने पे ही नहीं छोड़ा मिडिल क्लासेस को या सैलरीड को, आपने कैपिटल गेन टैक्स में दोनों ओर मार दिया। शॉर्ट टर्म गेन पे भी, शॉर्ट टर्म गेन होता है जो साल का हो, लॉन्ग टर्म गेन पे भी दोनों ओर ही मार दिया। शॉर्ट टर्म पे आपने 15 से 20% टैक्स कर दिया। अच्छा, लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा नुकसान है। वो इंडेक्सेशन जो थी प्रॉपर्टी पे, गोल्ड पे, अदर एसेट्स पे, वो सारी खत्म कर दी। उसमें लोगों को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप मतलब ये केंद्र सरकार किधर को जा रही है? जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, जो छोटा मोटा, और वही नहीं, आपने ऑप्शंस और फ्यूचर्स पे भी टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये क्लासेस किधर जाएंगी, किधर को जाएंगे? ये वाले मिडिल क्लास सैलरी जो बेचारे ऑप्शन लेते हैं, फ्यूचर्स लेते हैं, इनका तो आपने हर जगह नुकसान किया। तो मेरा कहना है ये सारी चीजों में वित्त मंत्री जी आप रीथिंक करिए सारी चीजों पे। ये सारी पे सैलरीड क्लास, मिडिल क्लासेस का नुकसान हुआ है, रिच को आप फायदा कर रहे हैं। अच्छा, कारपोरेट टैक्स फोरगोन आपका अपना इंफॉर्मेशन है इसी बजट में कि आपने वेरियस स्कीम में 1,09,333 करोड़ आपने फोरगोन रेवेन्यू 22-23 में आप फिगर दे रहे हैं। पिछले 5 साल में, मैं कंपाउंड नहीं कर रहा, 8.7 लाख करोड़ आपने फोरगोन रेवेन्यू है। तो आप देते हो रिलैक्सेशन के कोई जॉब्स क्रिएट होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट की तो हिंदुस्तान में इतनी बुरी हालत है। सीएमआई कह रहा था पिछले साल कि 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी भी 8-9% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अपन जो देते हैं कारपोरेट को, उसका हमें आपको बेनती है कि कृपा करके हमें बताइए जो कारपोरेट्स को टैक्स छोड़ा उससे नौकरियां कितनी पैदा हुई, क्योंकि ये वाला काम नहीं चलेगा कि आप छोड़ते जाओ और कोई उसका हिसाब किताब ना लगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क का बेसिक प्रॉब्लम है। इसलिए आपका तो इकोनॉमिक सर्वे कुछ कह रहा कि 78.5 लाख जॉब्स विल हैव टू बी क्रिएटेड इन द नॉन फार्म सेक्टर एनुअली। कि अगर अपन को इंडिया की, तो आप कितनी जॉब्स करके रहे हैं? डीओपीटी का अभी इंफॉर्मेशन आई थी कि 7.2 लाख नौकरियों के लिए 2.2 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का हिसाब किताब लगा लीजिए मैडम कितना है। तो किसी और हमको इस बजट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको रिलीफ इस बजट में चाहिए। अच्छा, नॉट ओनली दैट मैडम, क्रिसल की रिपोर्ट है कि हाउस होल्ड सेविंग है कम डाउन टू 18.4% ऑफ जीडीपी इन 23-24 और डिकेडल लो है 20% से हाउस होल्ड सेविंग कभी कम नहीं गई थी। अच्छा, हाउस होल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर ऑन ऑल टाइम हाई ऑफ 5.8%। तो हमें बताइए तो सही, ये तो दो चीजें क्या बताती हैं कि डे टू डे एक्सपेंडिचर मेरे हाउस होल्ड को बहुत तकलीफ है और कंजम्पशन इसलिए नहीं इंक्रीज हो रही कि लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो हमको कुछ बात बताइए कि आप इसके कर क्या रहे हैं, क्योंकि ना अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ है, ना हाउस होल्ड कंजम्पशन पे कुछ है, ना किसी चीज पे नहीं है। आप हम इसमें आपसे ज्ञान वर्धन चाहते हैं कि क्या बात क्या है। अच्छा, इन्फ्लेशन पे कुछ नहीं आपने बताया इस बजट में, आप बोले ही नहीं, थोड़ा सा बोल के आपने मैडम उसको इशू को। अच्छा, WPI आपका 3.1 से रिटेल 5.5, फूड इन्फ्लेशन तो करीब 10% है। तो उसका करना क्या है, हर साल बढ़ रही है, कोई चीज बताई नहीं है कि अपन फूड इन्फ्लेशन को कैसे कम करेंगे। उसमें भी मैं सवाल चाहता हूं कि मैडम जब जवाब दें तो कृपा करके हमें बता दीजिए, तो हमको बहुत खुशी होगी। नाउ आई वांट टू कम टू द सेक्टर एग्रीकल्चर। 50% आज भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जो इनकम है वो 18.4% है जीडीपी का हिस्सा। तो दैट मीन्स 50% पॉपुलेशन के पास 18% इनकम पे वो जिंदा है। इसीलिए सारी प्रॉब्लम है फार्मर्स को और लेबरर्स को, चाहे वो सुसाइड हो रहे हैं, चाहे फार्मर कुछ कह रहा है, चाहे एजुटेशन चल रही है। दैट्स बिकॉज क्योंकि वो जेड़ा सेक्टर है वो बहुत तकलीफ में है। अभी आपका इकोनॉमिक सर्वे इस बार कह रहा है
कि साहब पिछले साल तो ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.7% थी, इस साल 23-24 में 1.4% है। तो सरकार के इतने सारे वादे कहां गए? 1.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ, तो उनकी इनकम भी उतनी बड़ी होगी। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम हुई है। इसलिए अच्छा, आपका वादा है डबलिंग ऑफ इनकम बाय 2022, उसका क्या हुआ? एनएसएस होगा आपका सर्वे का क्या 18-19 में 20 में 10,218 रुपए पर मंथ एक फार्मर की इनकम थी, तो अभी तक तो 22-25 हजार होनी चाहिए थी। मैडम प्लीज हमें बताइए कि अभी फार्मर की पर फैमिली की क्या इनकम है, हमें बताइए। अच्छा, नवंबर 21 में जब एजिटेशन चल रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी रेडियो पे एक दिन आते हैं और कहते हैं किसानों भाइयों आप उठ जाओ बॉर्डर से, मैं आपको एमएसपी का हल करके दूंगा, हम इसका पक्का हल करके देंगे। अब कब? नवंबर 21, और आज क्या हो गया? उसका क्या बना? किसी और तो करिए। अच्छा, अभी माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वो कह रहे मैं उनसे चर्चा करूंगा। उनकी मांग तो बहुत स्पष्ट है कि हमें एमएसपी लॉ बना के दो। आप उसकी ओर आते नहीं हो, उस बात को कहते नहीं हो। आप कहिए मंत्री जी कि मैं आपको एमएसपी लॉ बना के दूंगा, आप चिंता मत करो, ऐसी बात कह दीजिए ना। पार्लियामेंट चल रही है, इससे बढ़िया मौका कभी होगा नहीं। और मंत्री जी मुझे जानते अच्छी तरह, बोल दीजिए मंत्री जी, मेरे बात बोल दीजिए। मैडम एक बड़ी इसमें विचित्र स्थिति आपने बनाई। आपने 2015 में ब्लैक मनी का, आग्रह कर रही हूँ चेयर को एड्रेस करें प्लीज। चेयर को, ओह सॉरी, हाँ सॉरी मैडम, माफी चाहता हूँ, माफी नहीं वो उधर ही बोलना है, सॉरी। हाँ प्लीज मैडम। सभापति मैडम, केंद्र सरकार ने 2015 में बहुत ढोल ढमक्के के साथ ब्लैक मनी एक्ट बनाया। अच्छा किया कि एक एक पैसा बाहर पड़ा होगा लेके आएंगे। हालांकि वो बाद में तो कह दिया कि नहीं वो नहीं, हमने ऐसे ही कहा था, वो बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अभी आपने बाहर कोई 20 लाख तक का मूवेबल एसेट बनाया, आपने कहा सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये कंट्राडिक्शन ना हुई आपकी? आप तो एक पैसा भी बाहर किसी भी हालत में उसको उनको खबर करना जरूरी थी, आपने ये क्यों किया? ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों ये किया, आप कंट्राडिक्शन क्यों कर रहे हैं? एक और कहते हैं हम एक पैसा नहीं रहने देंगे, दूसरी ओर आप एग्जेम्पशन दे रहे हैं कि 20 लाख तक कोई आपको हमको खबर देने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में मैडम, मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की कुछ बातें करनी जरूरी समझता हूं, क्योंकि मेरे लोग कहेंगे बाकी सारा भाषण कर दिया, अपनी कंस्टिट्यूएंसी का कुछ नहीं बोला। और एंड में मैं फाइनेंस बिल पे फिर कहूंगा कि मैं क्या कहता हूं इस बिल को। मैं कई बार इस मैडम सदन में सभापति जी बता चुका हूं, एक दिन 0 आवर में भी अभी बताया, मैं उस पवित्र स्थान से आता हूं जहां हमारे 10वें गुरु के दोनों छोटे साहबजादों को औरंगजेब के जमाने में उनको जिंदा नींहों में चिन दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हम धर्म नहीं बदलेंगे। ऐसी पवित्र जगह है ये। 1705 की घटना है, 1705 की। अब 319 साल हो गए, 1819, अभी भी 50 लाख से 1 करोड़ लोग 25, 26, 27 दिसंबर को हर साल सिजदा होने आते हैं अभी। तो आप सोचिए कितनी मान्यता। मैं बार बार कहता हूं कि ये रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस है, उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में लीजिए और वहां इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट वाली फैसिलिटीज दीजिए, क्योंकि वो इतनी पवित्र जगह बहुत कम होंगी हिंदुस्तान में इतिहास में। और उम्र थी छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सर की 9 साल और 7 साल, धर्म नहीं बदला।
तो ये मेरा कहना है कि उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट की जगह दीजिए, इंटरनेशनल फैसिलिटीज दीजिए, ये सारी बातें वहां करने की जरूरत है। उसी तरीके से मेरी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ एमएसएमई क्लस्टर्स हैं। मैडम साहब, मैडम वित्त मंत्री जी, सभापति जी, एक दो बार मिलके भी मैंने बात करी है। उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जीएसटी की, उनकी प्रॉब्लम्स है स्पेशल पैकेज की। मंडी गोविंदगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां स्टील टाउन उसको बोलते हैं, खन्ना है, दोराहा है, सानेवाल है, ये सारी जगह एमएसएमई इंडस्ट्री है। उनकी लुधियाना के तो एमपी साहब पीछे बैठे हैं, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक वो बहुत छोटा सा सुजेशन देते हैं, जो स्टील इंडस्ट्री वाले हैं वो स्क्रैप किया, ये सेकेंडरी सोर्स से बनाते हैं स्टील, प्राइमरी तो नहीं है, इनके पास आयरन ओर नहीं है। वो ये कहते हैं कि स्क्रैप पे 18% जीएसटी है, आप हमारे से ले लो, क्योंकि स्क्रैप वाला बेच के फिर पता नहीं गायब हो जाता है, फिर आप हमारे पे रिकवरी करते हो, तो हमारे से सीधा ही ले लो। आप काहे कि उसकी चिंता में पड़ते हो, टैक्स लेना, टैक्स हमारे से ले लीजिए। दूसरी बात, मैं मांगता आया हूं कि मेरे को मेडिकल कॉलेज दीजिए, एक ट्रॉमा सेंटर दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दीजिए, बहुत सारी बातें मांगता हूं, कोई मेरी मांग मानी नहीं गई है। आखिर के मैं ये कहना चाहता हूं, मैडम, ये फाइनेंस बिल में जितनी टैक्सेशन प्रपोजल आपने दी, फाइनेंस पे बोलने दो, खुल के बोलने दो, ये जितनी प्रपोजल दी है, इसमें कोई भी कॉमन मैन के लिए अगर हो तो मैडम अपने जवाब में धन्यवाद गिना माननीय दीजिए। सर, प्लीज। सारी की सारी रिच को सुविधा देने के लिए है, गरीबों के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए इस बिल में कुछ नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।